Good morning, students. In previous class, we have discussed about the atomic masses or say atomic mass unit. Today we are going to discuss about the energy equivalent of AMU. यानी कि बेटा या फिर अपन बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है बेटा? एनर्जी, और AMU क्या होता है? मास। यानी कि मास एंड एनर्जी में क्या देखेंगे अपन यहाँ पर? रिलेशन डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने ये बताया कि मास एंड एनर्जी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट ना होकर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बेटा इक्वल मत बोल देना, ये एक दूसरे के क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है, यानी कि इनमें म्यूचुअल रिलेशन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है बेटा mc²। अब यहां पर अगर मास की बात कर रहे हैं तो मास कितना होता है बेटा? 1 AMU, और 1 AMU में कितना kg होता है बेटा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 2.998 इंटू 10⁸, या अप्रोक्सीमेटली अपन इसको बोल देते हैं बेटा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर बेटा पुट करते हैं तो इज इक्वल टू आएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 2.998 इंटू 10⁸, या आप 3 इंटू 10⁸ भी पुट कर सकते हैं बेटा। ये किस में आएगी वैल्यू बेटा? अपने पास जूल में। अपने को किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10⁸, इसका क्या आएगा बेटा? होल स्क्वायर आएगा, सॉरी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी बेटा अपने पास, वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि बेटा 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आ गई? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको अप्रोक्सीमेशन में अपन 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल देते हैं। आप बेटा जब आपके क्वेश्चन पुटअप हो तो आप दोनों ही डेटा यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा सा हम लोग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कि सर 1 AMU इक्विवेलेंट है कितनी एनर्जी के? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ये बेटा रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग जो बेटा इसी सीक्वेंस में जो अगर आगे हम लोग बात करते हैं, तो अभी बेसिक सी बातें कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियर साइज की देखिए बेटा, जो न्यूक्ली का जो साइज है वो एस्टिमेट करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट करवाते हैं तो बेटा जितनी क्लोजेस्ट वो अल्फा पार्टिकल जाता है तो उसको अपन ने क्लोजेस्ट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला था अपन ने, और उसी के बेसिस पर हम लोग न्यूक्ली के साइज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से बेटा ये पाया गया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, कि किसी भी न्यूक्ली का मास नंबर जैसे जैसे बेटा इंक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर बेटा न्यूक्ली को अपन r रेडियस का एक स्फेयर अज्यूम कर लें तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना बेटा? 4/3 πr³, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब देखिए बेटा 4/3 पाई खुद कॉन्स्टेंट है तो r³ प्रोपोर्शनल a, या r रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द 1/3 पावर ऑफ मास नंबर। ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया कि सर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 1/3 पावर ऑफ इट्स मास नंबर, या आप बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर, यानी कि मास नंबर के क्यूब रूट के इक्वल होती है। जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा बेटा r0 इंटू 1/1/3। ये आ गया बेटा रेडियस का फॉर्मूला अपने पास, यानी कि r इक्वल टू r0 a⁻⁻⁰, और r0 कौन है यहाँ पर बेटा? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है बेटा r0 की, वो होती है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और बेटा देखिए 10⁻⁻15 को बोलते हैं फर्मी, तो यहाँ पर r0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 फर्मी मीटर।
एफ फर्मी बोलते हैं बेटा, है ना, 10⁻⁻15 को बोलते हैं फर्मी। तो फर्मी और मीटर, तो फर्मी मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गई बेटा न्यूक्ली की रेडियस। अब अगर बेटा आगे हम लोग अगर बात करें तो देखिए हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, देखिए बेटा जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब देखिए न्यूक्ली का जो मास है वो कौन किसका मास होगा बेटा, सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास के इक्वल होगा। और अगर मैं बोल दूं कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का m है, तो बेटा मास ऑफ न्यूक्ली कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, देखो एवरेज एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास m और टोटल कितने न्यूक्लियॉन होते हैं बेटा a, तो कितना हो जाएगा ma। और डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ma अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। r को अपन r0 a⁻1/3 लिख सकते हैं बेटा, तो ma अपॉन 4/3 पाई r0 इंटू a⁻1/3 का क्यूब। तो देखिए बेटा ये 1/3 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू ma अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब a से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब। यहाँ पर देखिए बेटा m एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन है, कांस्टेंट होता है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है और r0 खुद कांस्टेंट है, यानी कि न्यूक्ली का मास उसके मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि न्यूक्ली का मास क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, ध्यान रहे। तो m इज इक्वल टू देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r0 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। तो यहाँ से जो न्यूक्ली की डेंसिटी आएगी बेटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि आप देखिए बेटा कि न्यूक्ली की डेंसिटी होती है वो बहुत ही हैवी होती है। अगर वाटर के कंपेरेटिवली बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, तो वाटर की डेंसिटी से ऑलमोस्ट कितने टाइम्स 10⁻14 टाइम्स क्या है ये ज़्यादा है। यानी कि अगर मान लो कि बेटा कोई मैटर प्योर न्यूक्ली से बना हुआ होता ना तो 1 मीटर क्यूब के न्यूक्ली को भी लिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का वेट कितना होता 10⁻27 kg होता। ये न्यूक्ली का क्या है डेंसिटी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ से कुछ एक अपन छोटे छोटे से एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे से कि 16 मिलीग्राम कोई मास है तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने पर इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आएगी बेटा, तो इज इक्वल टू कितना होता है बेटा mc²। अब देखिए इज इक्वल टू m, मास कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 16 मिली का 10⁻³ और ग्राम का भी केजी में कन्वर्ट करने पर तो 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, ये किस में आएगा जूल में। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो बेटा 16 इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, इसको सोल्व करने पर आएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि देखो बेटा स्मॉल से मास को एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट का अगर मास भी एनर्जी में क्या होता है कन्वर्ट होता है तो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। फिर ऐसे अगर अपन बात करें बेटा और भी छोटे छोटे से एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अगर अपने को गिवन है कि बेटा कोई एक रेडियस है जर्मेनियम का, मान लीजिए 70 होगा इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपने को बोल दे तो बेटा देखिए r इज इक्वल टू होता है r0 a⁻⁻1/3।
तो आर नोट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 70 का क्यूब रूट। तो आर इज इक्वल टू ये आएगा बेटा आपका 4.53 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या आप 4.53 फर्मी मीटर भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है। दूसरा, अगर बेटा ऐसे ही अगर अपन और बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल और ले लीजिए बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है बेटा किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है बेटा किसको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बेटा अपने को पता है कि 1 किलोवाट आवर में एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁻6। तो इस क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10⁻6। तो बेटा यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 4.4 इंटू 10⁻⁻26 किलोवाट आवर। ये आ जाएगा बेटा। इस तरीके से छोटे छोटे से एक बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूक्लियर फोर्स की। देखिए बेटा, जनरली न्यूक्लियर फोर्स का नाम आते ही और क्या बोलते हैं अपन कि सर जो फोर्स न्यूक्लियस के बीच में एग्जर्ट होता है, तो ये रॉन्ग है बेटा। हमेशा याद रखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस में ये जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, इसमें कौन कौन होंगे बेटा? प्रोटॉन्स होंगे, ऐसे न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से होंगे, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेटा विद इन द न्यूक्ली, वापस से ध्यान दीजिए, देखिए विद इन द न्यूक्ली जो फोर्स इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। क्योंकि देखिए बेटा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, इस प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन की वजह से ये तो न्यूक्लियस से बाहर चले जाने चाहिए, लेकिन अब कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो इनको एक साथ बाइंड करके रख सके। तो द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दैट टेंड्स टू बाइंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्ली। यानी कि ये वो फोर्स है जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्ली में बाइंड करके रखता है। अब देखिए बेटा, इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियर फोर्स की। वो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर मैनर में याद रखनी है। सबसे पहले बात करें, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द नेचर। यानी कि ये बेटा नेचर का सबसे ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्ली में न्यूक्लियॉन्स को क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। और अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स, इनके जो रेशियो होता है 1:10⁻36 रेशियो 10⁻38। यानी कि देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये क्या होता है? 100 टाइम्स ग्रेटर होता है न्यूक्लियर फोर्स। तभी क्या करके रख सकता है बेटा? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को विद इन द न्यूक्ली बाइंड करके रख सकता है। अगर मान लीजिए बाई चांस इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है, तो क्या होंगे? प्रोटॉन्स बाहर चले जाएंगे रिपल्सन की वजह से, और न्यूक्ली का जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन बेटा, तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ चार्ज से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट यानी कि नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पर इक्वली एग्जर्ट होता है बेटा। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इन सभी पर जो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इक्वली एग्जर्ट होता है बेटा। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब पर इक्वली एग्जर्ट होता है। तो क्या बोलेंगे कि ये फोर्स है आपका वो चार्ज पर
सॉरी डिपेंड नहीं करता है, यानी कि चार्ज से क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये आपका कभी भी चार्ज की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, नेट फोर्स किस पर ज़्यादा लगता है, नेट फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा और प्रोटॉन प्रोटॉन पर कम लगेगा। देखिए उसका रीजन देखिए बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं है, तो उसको इस पर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूट्रल है, तो इन पर भी स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट होगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फोर्स इनको बाइंड करके रखता है, यानी कि इसके अपोजिट लगना चाहिए, तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा अगर सेपरेटली बात करें तो, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा। लेकिन विद इन द न्यूक्ली ये फोर्स इक्वली ही क्या होता है, लगता है, यानी कि चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ चार्ज से। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स। ये फोर्स की जो रेंज है वो क्या होती है बेटा, बहुत ही शॉर्ट होती है, और कितनी होती है, साइज ऑफ न्यूक्ली के अंदर अंदर लगेगा, तो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की क्या होती है, इसकी रेंज होती है। और लास्ट थिंग बेटा नॉन सेंट्रल फोर्स है, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स। देखिए बेटा मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में 11th क्लास में बताया था कि सेंट्रल फोर्सेज आर दैट फोर्सेज विच एक्सर्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल्स और चार्जेज, यानी कि वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विद इन द न्यूक्ली जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इक्वली लग रहा है, तो यानी कि कैसा फोर्स है बेटा, इट इज़ ए नॉन सेंट्रल फोर्स है बेटा। ठीक है, यहाँ तक बेटा आप लोग इसको डिस्कस कीजिएगा या आप ट्राई कीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो देन डिस्कस विद मी। थैंक यू।